वही बताता हूँ। देखो समस्या क्या है, तीन चार चीज़ें हैं सिलेक्शन के लिए जो प्रत्येक व्यक्ति को आनी चाहिए, उसके कमिटमेंट होने चाहिए। पहली बात तो ये है कि मान लो जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उसी एग्ज़ाम को कंप्यूटर दे, है ना। तो कंप्यूटर दे, तो जैसे सबसे पहले प्री की बात करें तो प्री में कंप्यूटर भी एग्ज़ाम में बैठे और आप भी एग्ज़ाम में बैठे, तो कंप्यूटर क्या करेगा, फेल होगा क्या? वो क्यों नहीं फेल हुआ? आपने पहले उसमें डाटा फीड कर दिया, और डाटा फीड कर दिया, उसके सामने वो क्वेश्चंस, तो जो डाटा उसके पास है उसी के आधार पर वो आंसर कर देगा। मान लो वो डाटा उसके पास नहीं हो तो पास होगा क्या कंप्यूटर? कंप्यूटर पास नहीं होगा। तो क्या समझ में आई कि कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें हैं जिनमें आंसर्स हैं वो कहीं ना कहीं कहाँ होने चाहिए, वो उसमें डाटा होना चाहिए। जब तक वो डाटा नहीं है तब तक आप कैसे पास होगे? तो ऐसे ही दिमाग में है, दिमाग में जो आपका सिलेबस है, सिलेबस सारा हो आपके दिमाग में और मैक्सिमम चीज़ें आपने तैयार कर ली हैं, तो आप फेल कैसे होगे? वो तो नहीं हो सकते। अब प्रश्न उठता है कि इतनी सारी चीज़ों को कैसे करें, क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि सब नहीं नहीं अच्छा है। तो जैसे एक कंसेप्ट आया कि चीज़ों को रट लिया जाए, तो रटने की समस्या है। आपने रट लिया तो थोड़ी देर में आप भूलेंगे, इसलिए भूलेंगे 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, महीने में भूल जाएंगे आप। और चीज़ों को आपने किन्हीं चीज़ों के साथ कनेक्ट करके जोड़ लिया है तो आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे, क्योंकि मेमोरी का कंसेप्ट ये है। जैसे ए फॉर एप्पल आपको इसलिए याद है क्योंकि एप्पल के साथ कनेक्ट करा दिया, एप्पल आता है तो ए भी अपने आप आ जाता है, इसलिए आपको ज़्यादा याद रहा। तो एक तो ये है। दूसरी तरीका ये है कि हमें कोई चीज़ बार बार रिपीट करते हैं तो वो याद हो जाती है। जैसे आप रास्ते में आते जाते हैं तो रास्ते के गड्ढे भी आपको याद हो जाते हैं। अब आपने सोचा कि गड्ढे याद करने हैं? नहीं। आप रोज़ आप क्लास में आते हैं पढ़ने, तो मैं समझता हूँ कि लगभग स्टूडेंट्स को ये पता चल जाती है कि मेरे पास कितने कपड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो शर्ट रोज़ाना रिपीट होती रही है या 10 दिन बाद, तो आपको क्योंकि वो रिपीट हो रही है इसलिए पता चल जाती है। और सच मानिए कि मुझे भी लगभग पता होती है कि इन स्टूडेंट्स के पास कौन कौन से कपड़े हैं, ये क्या पहन के आते हैं। ना तो मैंने आपके कपड़े याद करने का प्रयास किया था और ना आपने मेरे कपड़े याद करने का प्रयास किया था। तो ये कैसे हो गया? ये हो जाता है रिपीटेशन से। तो एक कंसेप्ट ये भी है कि आप चीज़ों को रिपीट करें। तो और दूसरा कंसेप्ट क्या है कि चीज़ों को समझें। जैसे मैं भी आपको कुछ सेक्शंस पढ़ा रहा था, तो सेक्शंस के आधार पर मैंने विभिन्न घटनाओं को जोड़ा। कभी मैं हाथरस ले गया आपको, कभी मथुरा ले गया, कभी और एक्सीडेंट के केसेस में ले गया। उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब आप पढ़ रहे होंगे तो वो घटना कनेक्ट कर जाएगी और आपको याद रह जाएगा। ठीक है ना? तो एक तरीका ये है। या हम बहुत सारे केस लॉज को भी साथ में लेते हैं। तो केस लॉ को पढ़ाने के पीछे 2 ही कारण हैं। एक कारण तो क्या है कि सेक्शन में कोई कन्फ्यूज़न है उसे स्पष्ट करने के लिए किसी केस में कोई सिद्धांत निर्धारित किया, वो लॉ, वो तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मोहरी बीबी धर्मोदास घोष का केस आपको अब सबको पता है। अब वो पता क्या है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ कि यदि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या होगा। तो उस नेचर को बताने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो केस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे केसेस ऐसे पड़ते हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है,
लेकिन उसकी कहानी हमें याद रह जाती है। वो सेक्शन वैसा ही है। तो वो जो सेक्शन में आप बहुत सारे केसेस हम डिस्कस करते हैं, कहानियों को बताते हैं, उसके पीछे कारण और है, जिससे कि वो सेक्शन आपको याद रह जाए, उस कंसेप्ट को बार बार क्लियर करते हैं। तो एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि हम रिपीट करें। तो रिपीट करें तो कैसे करें? रिपीट की एक समस्या है, तो उस रिपीट की समस्या को भी मैं आपको यहाँ थोड़ा डिस्कस करता हूँ। देखो क्या होता है कि जो आज पढ़ा, आज डेट क्या है? 5 अप्रैल को आपने जो पढ़ा, ठीक है, तो दिमाग क्या करता है कि दिमाग उसकी उपयोगिता, उसकी सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस को देखता है कि वो सिग्निफिकेंट है, दिमाग के लिए लगता है कि उसको महत्वपूर्ण है, तो उसको रखेगा अपने आप, और यदि नहीं है महत्वपूर्ण तो हटाएगा। क्योंकि आप अपने घर से आए हैं और जब से आप जगे हैं तब से कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं। जैसे आप मोबाइल से वीडियो बनाते हैं ना, ऐसे ही आप वीडियो बना रहे हैं। आप समझ सकते हो कि मान लो आपका जो मोबाइल है, सुबह चालू कर दिया जाता, वीडियो शुरू कर दिया जाता और यहाँ तक आए, इतनी देर में पढ़े, सबका वीडियो बनाया जा रहा होता, तो कितने ही जीबी खर्च होता? बहुत सारा होता। और अब तक तो बंद भी हो गया होता, सुबह से लेके अब तक तो बंद भी हो गया होता, क्योंकि उसके पास उतनी मेमोरी नहीं है। लेकिन आप तो वीडियो बना रहे हैं, तो क्या होता है कि चाहे मोबाइल हो तो आप उसमें डिलीट करेंगे, और आगे वीडियो को कंटिन्यू रखने के लिए आप क्या करेंगे? डिलीट करेंगे। ऐसे मस्तिष्क ऑटो डिलीटिंग कर रहा होता है। आप घर से आए हैं तो वहाँ वीडियो बना रहा है, और वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को वो अपने पास रखता है, बहुत सारी चीज़ों को डिलीट मारता चला जाता है, स्वतः डिलीट मारता चला जाता है। ये हमारे दिमाग का ऐसा इस तरह का एक फंक्शन चलता है। रास्ते में आए, डिवाइडर को देखा, सड़क को देखा, डिवाइडर को जहाँ देखा उसके थोड़ी दूर बाद पुराने डिवाइडर को भूल गए, दिमाग में ही नहीं डिवाइडर। लेकिन रास्ते में ऐसी कोई घटना हुई, जैसे आप रास्ते में आए, आपकी स्कूटी को रोक लिया पुलिस वालों ने, तब आपको उस कांस्टेबल का चेहरा अभी तक भी याद होगा, कई दिनों तक याद होगा, ये वाले कांस्टेबल ने मुझे रोक लिया था उस दिन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दिमाग ने उसे गहराई से देखा। जैसे ही आप क्लास आते हो तो क्लास में मैं कहता हूँ कि आप टीचर के आई कांटेक्ट में रहिए, क्योंकि जब टीचर लिख रहा होता है तब तो बोर्ड के तरफ देखिए, जब वो आप उसके आई कांटेक्ट में होते हैं तो होता क्या है कि आप कंसंट्रेट ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा गहराई से आपको चीज़ें ध्यान रहती हैं, तो वो करें। तो ऐसे ही जो 24 घंटे, अब जब यहाँ पढ़ा तो 24 घंटे में उन चीज़ों का भी वही हश्र होना है जो सुबह से अब तक वीडियो बनाया उसका होना है। तो क्या करेगा कि करीब करीब 60% चीज़ों को भूल जाएगा। कितने परसेंट? 60% भूलेगा। अब इसका क्या है कि मान लो आपने अभी जो कुछ भी पढ़ा, वो पढ़ा कितने घंटे में? 2 आवर्स में। 2 आवर्स में पढ़ा, और भूल कितने देर में गया? वो सारा भूल गया। अब इसका एक तरीका ये है कि इन 2 आवर्स में यदि आपने ओनली 5 मिनट्स लगा दिए, तो ये फिर क्या होगा? पुनः 100% हो जाएगा। ये 5 अप्रैल को जो पढ़ा वो पुनः 100% हो जाएगा। लेकिन टाइम कितना दिया? 5 मिनट्स। मतलब जो आपने हाईलाइटेड एरिया थे वो किए, या आपने उनके कोई ब्रीफ नोट्स बना लिए वो किए। जैसे मैं सामान्यतः अपने सारे स्टूडेंट्स को डायरी बनवाता हूँ, पूरी CRPC एक छोटी सी डायरी में हम कर लेते हैं। तो नोट्स का मतलब है टू नोटिस, जो आपको ध्यान दिला सके। उन पॉइंट्स को आप ही समझ सकते हैं, उन पॉइंट्स का कोई तारतम्य नहीं होता, उनमें वाक्य विन्यास नहीं होता।
तो उसे क्या करते हैं कि आप ही समझ सकते हैं, लेकिन आपने एक बार उस पन्ने पर निगाह डाली और वो तो मात्र 5 मिनट में फिर आपका 100% हो गया। लेकिन अब क्या होगा कि ये जो अभी आपने सेक्शन पढ़े, वो जो 100% 5 मिनट में किए, 5 मिनट में किए, तो ये भूले थे 24 आवर्स में, है ना। अब यहाँ क्या होगा कि 3 दिन 72 आवर्स में फिर डिलीट करेगा, ये पुनः डिलीट करेगा। तो 72 आवर्स में कर रहा है तो कितना, फिर वही 60% डिलीट मारेगा, फिर 40 रह जाएगा। लेकिन अंतर क्या आया, अब देखो एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना इसमें कि ये जो मैं बात बता रहा हूं वो उसके संबंध में है। मान लो आपने बहुत गहराई से एक लाइन पढ़ी तो हो सकता है कि वो 4 दिन भी चले, 5 दिन भी चले, 10 दिन भी चले। सामान्य तौर पर जो हम पढ़ाई कर रहे होते हैं उसकी स्थिति है ये। आप मेले में गए, ठीक है, मेले में गए तो आपने किसी चेहरे को देखा, वो चेहरा औरों के लिए सामान्य हो सकता है, लेकिन एक स्वाभाविक है, प्रत्येक स्त्री पुरुष की स्थिति है। उस चेहरे को आपने देखा तो उस चेहरे को आप बहुत लंबे टाइम तक, पता लग रहा है कि वो 6 महीने भी नहीं भूले, साल भर भी नहीं भूले, अरे यार मैंने वहाँ उसको देखा था, ऐसा आदमी देखा था, ऐसी महिला देखी थी, तो वो आप क्यों नहीं भूले, उसे आपने बहुत गहराई से देखा। बोले उसके लिए रिपीटेशन की ज़रूरत है कि वो तो 60% और ऐसे, नहीं, उसके लिए ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने उसे बहुत गहराई से देखा। सामान्य अध्ययन की बात अलग है, सामान्य तौर पे फिर डिलीट किया। लेकिन इसमें एक अंतर आया, यहाँ 24 आवर्स में कर रहा था और यहाँ 72। अब यहाँ जैसे ही 5 मिनट्स और डालिए आप इसमें, फिर आपका क्या होगा कि फिर ये 60% 100% हो जाएगा, फिर 100% हो जाएगा। आप सोचते हो ना यार बहुत अच्छे से सीआरपीसी की थी, एविडेंस किया था, ये किया था, वो किया था, लेकिन मैं तो भूल गया, मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। होता क्यों है, ये सिर्फ और सिर्फ रिपीटेशन की बात है, क्योंकि मस्तिष्क इसलिए भुला देता है कि उस पर इतना स्पेस नहीं है, और जहाँ उसे ज़रूरत है परमानेंट मेमोरी में डालने की, वहाँ वो कभी भी नहीं भूलता। जैसे आप, मैं हमेशा ही एग्जांपल देता हूँ, ABCDEFG, इनको कभी भूलते हो क्या? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि परमानेंट मेमोरी में चला गया है। अच्छा, इसे रोज़ रिपीट भी नहीं करते आप, लेकिन फिर भी है। ऐसे ही आपने एक बार कोई व्हीकल चलाना सीख लिया और 10 साल बाद चला रहे हैं आप उस व्हीकल को, तो भी चला लेंगे। जैसे मान लो मुझे कार चलानी आती है और मैं आज कार मेरे पास नहीं होती और मैं 10 साल बाद कार चलाता हूँ, तो मैं भूल जाऊँगा क्या कार चलाना? नहीं, भूलूँगा नहीं, वैसे ही चला लूँगा। अंतर हो सकता है कि उतनी अच्छी शार्पनेस ना हो, लेकिन फिर भी मैं वैसे ही चला लूँगा। क्या मतलब है इसका? मतलब परमानेंट मेमोरी में चला गया। तो क्या इस तरह से भी कोई चीज़ें परमानेंट मेमोरी में जा सकती हैं? जा सकती हैं। तो यहाँ 72 आवर्स में चला गया। अब 72 आवर्स में चला गया तो अब क्या करें, फिर ये भूलेगा। यहाँ फिर टाइम बढ़ाया जा सकता है, फिर ये 7 दिन बाद, कितने दिन बाद, उसी स्थिति में फिर आएगा, पुनः आएगा 7 दिन बाद, फिर भूलेंगे। जब तक एग्जाम आ जाएगी। लेकिन जो मस्तिष्क की प्रोसेस है वो तो है, उसका क्या करेंगे हम? 7 दिन बाद फिर आपको 5 मिनट्स डालने पड़ेंगे। 5 मिनट, हाँ, नहीं 3 महीने नहीं आता, फिर आ रहे हैं तो 7 दिन बाद फिर आप 5 मिनट डालिए, और 5 मिनट जब आपने फिर 5 मिनट इसमें डाला, फिर 100% हो जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर ये 15 दिन तक चलेगा।
कितने दिन चलेगा? 15 दिन। और 15 दिन बाद फिर वही रिपीट होगा, वैसी ही स्थिति होगी। और फिर 30 दिन, और ये 30 दिन में जिसने कर लिया है फिर चला जाएगा परमानेंट मेमोरी में, फिर ज़रूरत ही नहीं है। न 3 महीने की ज़रूरत है, न 4 महीने की ज़रूरत है, फिर ज़रूरत नहीं। फिर कहाँ चला जाएगा? परमानेंट मेमोरी में। अब जहाँ परमानेंट मेमोरी में चीज़ें चली गई हैं, जैसे मान लो मैं सालों से ये सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये तो आपके दिमाग में आता होगा कभी कभी कि सर किसी भी एक्ट का ये बता देते हैं कि उस एक्ट में ये लिख रहा है। इसलिए बता देता हूँ क्योंकि मेरी परमानेंट मेमोरी में जो चीज़ें चली गई हैं, ऐसा नहीं होता कि मैं रोज़ इतना ही पढ़ रहा हूँ, रोज़ पढ़ा के इतना ही पढ़ रहा होता हूँ। ठीक है, कभी जब हम भी रिफ्रेशमेंट करते हैं, हमारे अपने जो नोट्स हैं उन्हें देखते हैं, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि मैं रोज़ आपको कोई सेक्शन पढ़ाने के लिए रोज़ वो सारा पढ़ रहा होता हूँ वैसे ना। तो फिर वो मेरे कहाँ चले गए? मेरे भी वो परमानेंट मेमोरी में जो चीज़ें चली गई हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ाता रहता हूँ। नई कोई चीज़ आती है तो मुझे भी वैसे ही पढ़ना पड़ता है। नई चीज़ों के संबंध में मुझे भी, मैं 1-2 बार पढ़ा हो तो मैं भूल जाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये क्यों? क्योंकि ये मैंने कितने ही बार रिपीट कर लिया, इसलिए मेरे साथ में ये हो गया। ठीक है, वो आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसका हम करें क्या? तरीका क्या है? इसका तरीका क्या है? अब ये फॉलो अप कैसे करें? तो उसका एक तरीका ये है, आप एक डायरी रखिए। आप एक डायरी रखिए और डायरी में 2 कॉलम बनाइएगा। एक पे एन लिखिए। एन पे का मतलब है कि जो हमने आज पढ़ा। मान लो आज 5 अप्रैल को जो आपने पढ़ा, उसमें जो सेक्शंस पढ़े, मान लो आपने सेक्शन पढ़ा आज 174, 175, 176, ये पढ़े आपने, है ना। तो ये चैप्टर है, ये आपका जो पेज है वो 5 अप्रैल वाला है डायरी का। तो अब कल 6 अप्रैल आएगा, तो 6 अप्रैल वाला जो पेज है उसमें क्या करेंगे कि 2 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम पे आप आर लिखिए। आर पहले रहेगा हमेशा, मतलब आप नया ना पढ़ें चलेगा, रिवीजन ज़रूरी है, जैसा कि इम्पोर्टेंट था वो। तो आप यहाँ पे पहले से ही डाल दें 174, 175, 176, ये वाले चैप्टर्स आपके द्वारा पहले पढ़े होने चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ एन डालेंगे कि जो एन पे आपने यहाँ जो भी पढ़ा। अब चैप्टर 7 भी आएगा, वो 7 अप्रैल भी आएगी। तो जो 7 अप्रैल वाला है वहाँ भी आपका आर और एन लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से 3 दिन है तो 7 को कोई रिपीटेशन नहीं आएगा इन सेक्शंस का। यहाँ से 7, अब 6 तारीख को 7, 8 और ये 9, तो जो 9 अप्रैल वाला पेज जैसे ही खोलेंगे, 9 अप्रैल में जब आर आ रहा हो, अब करना क्या है कि जो आज पढ़ा वो आपको 30वें दिन तक के हिसाब से वैसे ही उन सेक्शंस को अपनी डायरी में लिख लिया। जैसे मैं एक एडवोकेट हूँ, मान लो मुझे किसी केस में पैरवी करने किसी नया डेट पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, डायरी में रोज़ देखूँ खोल के, तो उस दिन जो डेट आएगी उस दिन मेरे को एकदम दिमाग में आ जाए। शाम को मैं डायरी खोलूँगा कि भाई कल कौन कौन से मेरे केसेस लग रहे हैं, तो मेरे दिमाग में आ जाए, डायरी आएगी। उन डायरी से क्या करूँगा, मैं शाम को प्रिपरेशन करूँगा, सारी फाइलें निकालूंगा उन फाइलों की कि भाई कल कौन कौन से मेरे केसेस लग रहे हैं। तो ये मुझे कैसे पता रहता है? एडवोकेट डायरी से पता रहता है। तो ऐसे आज जो जितनी तिथियाँ आगे पड़ेंगी, मान लो आज केस जो लग रहे होंगे वो केस आगे किसी डेट में क्या होंगे, जो भी डेट पड़ रही होगी उनमें क्या होगा, वो उनमें लिख रहे होंगे। ऐसे ही एडवोकेट डायरी के तौर पे आप इन डायरियों को अपने बना लें। फिर 9 के बाद फिर 7 दिन आएगा, है ना। तो आपका 16 तारीख का जैसे ही आप खोलेंगे 16 अप्रैल वाला, तो 16 अप्रैल में आर आ रहा होगा।
अब आपके धीमे धीमे पता क्या होगा, आर बढ़ता चला जाएगा, रिवीजन आपका बहुत हो जाएगा। शुरू शुरू में रिवीजन बहुत छोटा होगा, लेकिन आप देखोगे कि सब में 5-5 4-4 मिनट में ही हो रहा है। न्यू न्यू जो पढ़ रहे हैं, एन की जगह पे फिर उस न्यू के अनुसार ही तो आप करोगे, आप डेट्स तभी तो डालोगे, एन के अनुसार ही तो डेट डालोगे, जो एन होगा जितना आप डेट डालेंगे आगे। भाई ये डेट तो थी, एन का मतलब न्यू, आर का मतलब रिवीजन। तो ये प्रोसीजर है। अब जो अभी आपने जैसे कहा कि सर टारगेट बैच शुरू करिए, हमें तो किसी भी कंडीशन में सिलेक्शन लेना है टारगेट बैच। उस बैच में डायरी हमारा फर्स्ट प्रीफरेंस होता है। हम नया ना पढ़ाएं, लेकिन हम देखेंगे हमारा आर कहाँ, ये पूरी क्लास का आर कहाँ आ रहा है आज, तो मैं फिर उन्हीं को पहले रिपीट कराऊंगा। आप कर भी आएंगे, मैं भी खुद कराऊंगा। इस तरह वो हम उसको, तभी तो आप देखो कि आपने 60 स्टूडेंट लिए, 60 स्टूडेंट लिए और उन 60 स्टूडेंट्स में से 53 स्टूडेंट सीधे इंटरव्यू में जा रहे हैं, 7 ही रहे, और 37 फाइनल सिलेक्शन ले रहे हैं। तो ये फाइनल सिलेक्शन लेने में, अब 37 जैसे ही फाइनल सिलेक्शन हुआ, स्टूडेंट्स में एकदम समझ में नहीं आया जो फेल हो गए थे, और जो दूसरे जगह के, तो उन्होंने कहा पता नहीं है क्या गड़बड़ की है साहब, पेपर आउट कराया। पेपर आउट नहीं कराया, पेपर तो आउट होता ही है भाई, सीआरपीसी से बाहर कहाँ से लाओगे क्वेश्चन। तो हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया, हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया कि इन्वेस्टिगेट करो कि ये क्या है। तो मैंने बताया था कि डीसी जैन साहब थे आईजी जोधपुर, तो उन्हें लगाया। 2 दिन उन्होंने मेरे से पूछताछ की, तो मैंने कहा पेपर तो मैं आउट कराता हूँ, लेकिन सीआरपीसी का, आईपीसी का, इससे बाहर कहाँ से पूछोगे। आप भी लॉ के, मैंने उन्होंने कभी सिविल सर्विसेज के लिए लॉ रहा था, मेरे भी रहा लॉ, तो मैं कहता था, मैंने कहा सर इसके क्या है, हम ब्रीफ नोट्स बना लेते हैं, सब याद रहते हैं, इससे बाहर कहाँ से लाओगे। यही तो हुआ। तो एक तरह से आपके मेमोरी में मैंने ये सारा सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस डाल दिया है, और आप कंप्यूटर की तरह काम कर रहे हैं, तो आप फेल कैसे होंगे, फिर तो नहीं हो सकते। अब फिर दूसरे हिस्से हैं उसके, कि मान लो उत्तर लेखन का अभ्यास, उसको भी हमने अभ्यास करा लिया है। जैसे आपने कार चलाने का अभ्यास कर रखा है, तो ठीक है, आप 60 की स्पीड से चलाते हैं, आपसे कहा जाए नहीं 100 की करानी, थोड़ा सा और अभ्यास करें तो आप 100 भी चला लेंगे। लेकिन आपने सब कुछ आता है, मैं आपको यहाँ कार चलाना सिखा दूँ और मैं कहूँ कि लो जी कल कार रेस है और ये चाबी गाड़ी की और आपको चलाना, तो आएगी क्या ना। अभ्यास नहीं किया, कुछ दिमाग अभ्यास से करता है, क्योंकि जो एरिया दिमाग का काइनेथेटिक नेचर का है, काइनेथेटिक नेचर का मतलब है करके ही सीखता है। जब तक आप जो क्वेश्चन आंसर यहाँ जो कराए जाते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव करते रहोगे तो सिलेक्शन कैसे होगा। सब्जेक्टिव करोगे जब आपका अभ्यास आ जाएगा। अब मैं कहूँ आपको ऐसे लिखना चाहिए आंसर को, सिर्फ कहने मात्र से मैं आपका अच्छा आंसर कभी भी नहीं लिखा सकता। अच्छा आंसर सिर्फ और सिर्फ लिखा जाएगा जब आप जो बिल्कुल वैसे ही बना रखें, जैसे क्लास में करते हो वैसा ही मेंस में आता है। तो आप जितने पेपर्स को आप लिख रहे हैं, आपको पता तो है, दिमाग में है, सब कुछ है, लेकिन जैसे जैसे उनको लिखते जा रहे हैं वैसे ही, और ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। इससे ये मत करिए कि देखो उसका आंसर कैसा था, उसने कैसा लिखा, इसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम अभ्यास से ही तो बोल रहे हैं। हम छोटे रहे होंगे तो मम 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 चिल्लाते होंगे, माँ बोला, फिर आज हम अच्छी हिंदी बोल रहे होते हैं, अच्छी अंग्रेजी बोल रहे होते हैं। तो ये आया कहाँ से, हमें पता भी नहीं होता कि कब हम हिंदी के कैसे कैसे बोल रहे हैं, हमारे अभ्यास से आया है। ऐसे ही अभ्यास उसका हो सकता है, तो वो अभ्यास होना चाहिए। तो वो सेकंड स्टेप था अभ्यास। तो खूब सारे पेपर करा दो, खूब सारे पेपर। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं, चलो हम टेस्ट सीरीज़ सोच रहे हैं कि हम टेस्ट सीरीज़ कर लेंगे तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे, हम वहाँ जाके ना, संपूर्ण कोर्स कर रहे होना चाहिए, मात्र टेस्ट सीरीज़ से नहीं होता। आप बचाव नहीं कर सकते। वो सोच रहे होते हैं चलो ठीक है टेस्ट सीरीज़ सस्ते में हो जाएगी तो हम सस्ते में कर लेंगे, ना, वो नहीं संभव है। कोचिंग का वाकई में बहुत महत्व है, तो वो इम्पोर्टेंट है, वो जो करना ज़रूरी हो जाता है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे
सोचते हैं, हम भी चलाते हैं, ऑनलाइन भी चलाते हैं। ऑनलाइन में बहुत सारे लोग प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि वो सारे कोर्सेज़ को, मतलब वो सिर्फ ठेकेदार हैं, ठेके पे कुछ स्टूडेंट लेक्चरर्स को लगा लिया उन्होंने, और वो लेक्चर दे रहे हैं और अखबार में ऐड डाल रहे हैं, और बच्चे सिर्फ ये सोच रहे हैं कि अच्छा ठीक है, इतने सारा बड़ा ऐड आया है, फुल पेज ऐड आया है, तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, और ये तो वो ठेकेदारी करना है। लेकिन ठेकेदारी से हमारे दिमाग में ये तो आ जाएगा, ठेकेदारी से हमारे दिमाग में ये तो आ जाए बड़ा ऐड आया और हम सोचते हैं यार 5,000 4,000 रुपये में आरजेएस की कोचिंग ज्वाइन कर ली। लेकिन आप सब जो, क्या आप 4-5 हज़ार रुपये की उस कोचिंग से सफल हो पाएंगे ना? लेकिन उसको मान लो लाभ मिल जाता है, मान लो ऐसे 1 लाख लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो उसका जो काम था फुल पेज देने का वो पूरा हुआ। आप पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे वो आपकी समस्या है। तो जो आप आमने सामने बैठ के उस आई कांटेक्ट के साथ, उसके साथ 1-1.5 साल का जो समय देते हैं अपने टीचर के साथ, अपने कोच के साथ, वो दूसरी चीज़ें संभव नहीं है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोचते हैं, करे यार इतना बड़ा फुल पेज आया, लेके रख लो, 5,000 रुपये में ही तो क्या जाता है। हाँ, कुछ भी नहीं जाता 5,000 रुपये में। आप सोचते हो कि यार 50-60 हज़ार रुपये की कोचिंग की फ़ीस देंगे तो 5,000 रुपये में क्या जाता है, तो 5,000 रुपये में बेशक कुछ नहीं जाता। लेकिन उसका टारगेट बहुत अच्छे से जो भी दे रहा है, उसका टारगेट कि 1 लाख स्टूडेंट इंटू 5 करना, 5,000 कितना हो गया, क्योंकि आपकी तरह ही बहुत सारे लोग हैं। कितना होगा, सस्ते के चक्कर में चलो लेके रख लेते हैं, चाहे पढ़े नहीं, लेके रख लेते हैं वो कोर्स, कितना हो गया, बहुत हो गया, उसका काम हो जाता है बड़े। तो वो जो ठेकेदारी प्रथा अच्छा चल रही है, उसका अपना उद्देश्य नहीं है। अजीब सी होटल सी हो रही है। तो उसका कोई मतलब नहीं है। 50 करोड़ हो गए सर, हैं? 50 करोड़ हो हाँ, गए। यही हो रहा है, बात नहीं भाई, यही हो रहा है। आप पानी पी लो जाके। तो ये जो हो रहा है, अब उसके क्या 50 करोड़ रुपया कमा कर उसका तो काम हो गया, लेकिन स्टूडेंट लाख पढ़ने से अब क्या, हर एक ने रख लिया, जो आपने यहाँ पढ़ने वालों ने भी, मैंने 5,000 का फार्म तो भरा ना वहाँ पे, तो वो सोचता है कि देखो उनके फ़ोटो उसने भी छाप दिए, जो पास होने वालों के, उसका कोई योगदान नहीं है, लेकिन उसने छाप दिए फ़ोटो। और मैं आपको बताऊं कि मैं इसका विरोध नहीं कर रहा। यदि आप ऑनलाइन क्लास लेते भी हैं तो मोबाइल पे प्लीज़ मत लीजिएगा, सारी आंखें ख़राब हो जाएंगी। जब आपके पास आँख ही नहीं है तो फिर आप इस जीवन का क्या करेंगे। मेरे ही हालत, मैं जब उसे देखने लगा 2-4-10 दिन ऐसे वीडियो देख रहा था, अपने ही वीडियो देख रहा था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ घंटों वीडियो देख के कि यार ये तो आंखें चली जाएंगी। यदि आप देखना भी चाहते हो तो लैपटॉप लीजिए या थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर करिएगा, नहीं तो करिए मत, हमारी भी क्लास मत करिए, मोबाइल पर नहीं। मोबाइल की एप्लीकेशन हमने ही बनाई, सब बनाई, मैं इस बात का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं वस्तु स्थिति बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ने महसूस किया। तो ये है, तो ये दूसरा स्टेप हुआ कि आप ऐसे तैयार कर लेंगे तो वो उससे हो जाएगा। अब तीसरी बात जो आती है, तीसरी बात आती है कि साक्षात्कार की तैयारी कैसे हो। तो उसमें साक्षात्कार में तो ये है कि आप डेली आप अपने टीचर के साथ होते हैं, टीचर के से बोलना सीखिए, बात करना सीखिए, किन्हीं चीज़ों पर उसके तार्किक आंसर्स को समझने की कोशिश कीजिए। कोई एडिशनल उसकी आवश्यकता नहीं है। अब थोड़ा सा अभ्यास, तो आप देखोगे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर, राजस्थली का जो यूट्यूब चैनल है उसमें बहुत सारे वो पढ़े हैं जो हमने, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो वो कर रहे थे मॉक इंटरव्यू, और भी हैं बहुत सारे जिनको हमने डाला नहीं है। क्योंकि नहीं डाला है कि उसके एडिटिंग और ये सब चीज़ें नहीं हो पाई हैं, तो जितने हैं उतने डाल दिए हैं। तो बहुत सारे हैं, वो अभ्यास तब कराते हैं जब इंटरव्यू के टाइम पे, तो वो 2-2 3-3 बार अभ्यास हो जाता है। तो उससे ये है कि आप, और आप ये मान लें कि रोज़ कैमरा लग रहा है, रोज़ाना हम जो भी हमसे कोई पूछ रहा है वो इंटरव्यू में भी पूछ रहा है, तो आपके स्वतः भाव भंगिमाएँ आपके स्वतः चेंज हो जाएंगी, तो वो इंटरव्यू की तैयारी हो गई। तो इस तरह का ये स्टेप है। तो इसमें
याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अपने जो भी नोट्स करते हैं उनमें जो याद रखना चाहते हैं, हाईलाइट कम से कम करिए, क्योंकि कलर्स को मस्तिष्क ज़्यादा अच्छे से याद रखता है। आप पूरी किताब को ब्लैक एंड वाइट रखते हैं, वो नहीं, आप हाईलाइट करिए। जैसे आप तय कर लीजिए कि ये एरिया मेरे इससे हाईलाइट होंगे, ऐसा मत करिए। जैसे मान लो आपने नीचे हेडलाइन को आपने किसी और चीज़ से हाईलाइट कर दिया, कभी फिर हेडलाइन को किसी और से कर दिया, तब आप कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे। तो हाइलाइटर का ध्यान रखिएगा कौन सी चीज़ पे हमें कहाँ हाईलाइट करना है और हाइलाइटर का किस कलर का हाइलाइटर करना है। अब मान लो दो कलर का, कभी मन किया पिंक ले लिया, मन किया, तब तो आप बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं, मस्तिष्क समझ नहीं पाएगा। मस्तिष्क इस संसार की सबसे जटिलतम मशीन है। वो माइन्यूट चीज़ों का गौर कर रही होती है, हमें पता नहीं होता है। हम मेडिटेशन से जितना हम हमारा फोकस बढ़ाते चले जाते हैं, वो इतना ज़्यादा गौर करती है कि आप कहीं किसी संस्था में, किसी जगह में, किसी पार्क में पहली बार घुस के गए, दूसरी बार में पुनः आपको पार्क पुराना नहीं लगेगा, नया लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप पहले जो देख चुके थे उससे अलग नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि मस्तिष्क की इतनी क्षमता है। अब अच्छा, पुराना क्यों लगता है? पुराना इसलिए लगता है कि हम इतना, हमारा ध्यान का अभ्यास नहीं होता, नहीं तो हर रोज़ नया लगेगा, लोग भी नए लगेंगे। जैसे आप पहली बार किसी से मिले तो आपको बहुत अच्छा लगा, बाद में लगा रहे यार बोर करता है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका उसका नयापन ख़त्म हो गया। तो नया लगा रहे तो उसके लिए आप मेडिटेशन डेली करिए, नयापन रहे उसका। तो फोकस, दिमाग फोकस बढ़ाने के लिए आप डेली मेडिटेशन करिए। आप विपश्यना कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं। आप रात्रि ध्यान करके सो सकते हैं। रात्रि ध्यान में अपने आप को थोड़े से कमांड देते जाइए कि मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, ऐसे कर करके सोते हुए कब आपको नींद आ जाएगी, जब आप सुबह जगेंगे तो पूरी तरह एनर्जेटिक जगेंगे, पूरी गहरी नींद आई होगी। अब गहरी नींद बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? याद का सारा संबंध नींद से है, नींद से नहीं लड़ना है। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे होते, मुंह पे पानी डाल डाल के चलो नहा लें, पैर धो लें और पढ़ रहे हैं, उनको याद नहीं होगा, वो वैसे ही परेशान हो रहे हैं। आप पहले सोइए। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क उस समय वो काम कर रहा है, जो कुछ भी आपने तैयार किया कि वो चीज़ कहाँ रखी जानी चाहिए, प्रोसेसिंग का काम चल रहा है। और आप कर रहे हैं कि थोड़ा सा नहा लेता हूँ तो मैं नींद भाग जाएगी। हाँ, नींद भाग जाएगी, लेकिन उसकी एफिशिएंसी घट जाएगी। आप तो नींद से मत लड़िएगा, आपको जितनी आ रही है उतनी नींद दीजिए उसे, बिल्कुल ज़रूरत नहीं नींद कम लेने की। अब बात आती है कि कम कैसे करें? गहरी हो जाएगी तो कम हो जाएगी। आप रात्रि ध्यान करना शुरू करिए, ध्यान करते करते ही सो जाइए, नींद अपने आप में 4-5 घंटे पे ही आ जाएगी, कंसंट्रेट हो जाएगी। मैं 4-5 घंटे सोता हूँ तो मुझे लगता नहीं कि मेरे को कोई नींद की कोई दिक्कत है। ठीक है ना? तो ऐसे करके आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, और याद हो जाएंगी तो याद बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं आपको बताऊं कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट पास हुए हैं, लोग कहते हैं अरे यार ये भी मजिस्ट्रेट बन गया क्या? यार लक की बात है। लक की बात नहीं है, प्रोसेस की बात है। लक तो भगवान लिखते हैं ना, तो भगवान ने आपके भाग्य में लिखा है, तभी तो आप यहाँ तक आए हैं। नहीं लिखा होता तो आते कैसे? इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि आप जज बने। आप कह रहे हैं कि कोई दूसरा पास हो गया, हम पास नहीं हुए, कैसे? अब लक की बात है, हमारा लक खराब लिख दिया। अरे कोई भगवान कोई आदमी थोड़ी है जो बेईमानी करे। सामान्य तौर पर आदमी तो बेईमानी करता है, तो वो ऐसा थोड़ी करता है कि नहीं इसको थोड़ा ज़्यादा दे दें, इसको कम दे दें। ऐसा थोड़े गणेश जी के आप लड्डू चढ़ाएंगे तो गणेश जी कहेंगे अच्छा ठीक है ये लड्डू खिला गया तो इसको ज़्यादा नंबर दिलाता हूँ। नहीं, गणेश जी नहीं दिलाते, क्योंकि वो बेईमानी नहीं करते। मैं सवामणि कर दूंगा बोल देते हैं बहुत सारे लोग, सवामणि कर दूंगा बस, तो सवामणि से हनुमान जी खुश हो जाएंगे और आपको पास करा देंगे। नहीं कराएंगे, क्योंकि वो आदमी नहीं है, वो भगवान है। भगवान बेईमानी नहीं करता। भाई बेईमानी तो वही करता है ना, रिश्वत दे दी किसी को मेरा काम कर दो, तो रिश्वत दे के दूसरे का काम छोड़ देता है, आपका काम कर देता है। तो वो तो रिश्वत वाले लोग करते हैं। तो आप बिल्कुल ही भूल जाए
कि परमात्मा आपके साथ और दूसरे के साथ किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात करता है, पक्षपात नहीं करता। वो चाहता है कि आप जो चाहते हैं वो आप हो जाएं। तो जो याद वाली बात है वो टफ एरिया नहीं है, कठिन नहीं है, आप याद कर सकते हैं, कुछ भी याद कर सकते हैं। अब बात आती है कि बेरेक्ट जटिल लगता है शुरू में। हाँ ठीक है, वो भाषा आपके द्वारा पढ़ी हुई नहीं है, इसलिए शुरू में प्रारंभ में आपको जटिल लगती है, बाद में थोड़ी जटिल लगती है, बाद में अखबारी भाषा बन जाती है। यही भाषा बहुत सरल भाषा बन जाती है, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में हो, टफ नहीं लगेगी, शुरू में लगती है। और शुरू में आपके जैसे ही मस्तिष्क पकड़ने लगता है, आप उस भाषा का ही उपयोग करने लग जाते हैं। आपको लगता है यार बिल्कुल इस लड़के ने तो बिल्कुल रट लिया है, वैसे ही बोल रहा है, वैसे ही बोल रही है। प्रियंका ने कई बार सुनाया, अच्छे से याद कर रखा है। अभ्यास और हो जाए, जो याद किया है उसका अभ्यास और हो जाए तो सिलेक्शन में कहीं समस्या नहीं है। अब जैसे जिन्होंने ये भी पूछा कि अंग्रेजी कैसे करें, जब आप एविडेंस कर सकते हैं तो अंग्रेजी टफ नहीं है, अंग्रेजी टफ नहीं है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट कहीं ना कहीं ये इस समस्या से ग्रसित रहते हैं कि टफ है। शुरू में आपकी बिल्कुल ही कमज़ोर है, तो मैं 3-4 बातें आपको बताता हूँ कि एक तो क्या है कि जब आप इंग्लिश लिखेंगे तो आपके हैंड राइटिंग को देखेगा। अब मान लो जिनकी अंग्रेजी कमज़ोर है तो उनका हैंड राइटिंग भी ख़राब आएगा। आप देख लीजिए जिनको कमज़ोर है इंग्लिश, उनकी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी नहीं है। तो वो उसके लिए किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, वो काम आपको खुद करना है। तो शुरू में आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, आप बेरेक्ट में कोई सा भी इंपॉर्टेंट सेक्शन लेते हैं, हर रोज़ 4-5 पेजेस को आप उस पर से सिर्फ कॉपी कर रहे होते हैं, और कॉपी करते करते आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप 3-4 चीज़ें बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एक तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक स्वतः समाप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं किसी शब्द को गौर से और फिर आप उसे लिखते हैं, और चूंकि शब्दों का कंटिन्यू रिपीटेशन हो रहा है तो आपके मस्तिष्क उनको रिपीट करता जा रहा है और फिर आप गलती नहीं कर रहे हैं, तो स्पेलिंग मिस्टेक खत्म हो जाएंगी। हम लोग खुद स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि हम वो काम नहीं कर रहे, क्योंकि हम वो कंपटीशन नहीं दे रहे, हम तो आप दिला रहे हैं, लेकिन हमने किया है ये। तो आप कॉपी करते जाइए डेली। साथ में आपका और क्या है, आपको लगेगा कि अच्छा इसके बाद ये लाइन शुरू होती है, तो वाक्य विन्यास, जो ट्रांसलेशन, जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो आपको अपने आप स्वतः आपके माइंड में आता चला जाएगा। अब मैं वो एरिया बता रहा हूँ जिसमें किसी टीचर की ज़रूरत नहीं अंग्रेजी पढ़ाने के लिए। अच्छा इसके बाद ये आता है, ये ऐसे आता है, आप करके देखिए, आप कुछ ही महीनों में आपको ऐसा लगेगा मेरे को तो बहुत आती है। अब आप मान लो हिंदी मीडियम है तो ये तो स्टेप हुआ, आपकी हैंडराइटिंग सुधरेगी, हैंडराइटिंग सुधरेगी, स्पेलिंग मिस्टेक खत्म होंगी, और आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर अपने आप स्वतः सुधरेंगे। आपने ग्रामर नहीं पढ़ रहे, लेकिन ग्रामर अपने आप तैयार हो रही है कि इसके बाद ये सेंटेंस आता है, तो आपको स्वतः इसमें, अब इसमें किसी टीचर की ज़रूरत पड़ी क्या? किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा जो स्टेप है, दूसरा स्टेप है वो क्या है, आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं और हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए सबसे बेहतर कि उसे बेरेक्ट को हिंदी में पढ़ रहा है, उसे साथ में इंग्लिश में पढ़ना सीखे, इंग्लिश में पढ़े। क्योंकि मात्र कोई आपको टीचर, वह जाता है, वो खाता है, वो नहाती है, वो धोती है, ये सब चीज़ें हमेशा से पढ़ते आए, और आज भी जाता खाता नहाता वही आज पढ़ रहे हैं। वो तो हमने 6ठी क्लास में भी पढ़ा और आज 10 साल बाद फिर वही पढ़ रहे हैं, तो उससे कभी वो अंग्रेजी नहीं आनी है। हाँ, वो शुरुआती स्ट्रक्चर्स काम करते हैं, लेकिन अब उनकी ज़रूरत नहीं रह गई है, तो उन्हें पढ़ना सीखें। उसके लिए भी टीचर की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ हिंदी दी हुई है, आप पढ़ रहे हैं, आप समझ लें कि आपको 5% समझ में आया अंग्रेजी में से, कोई बात नहीं, फिर दोबारा पढ़ेंगे
तो आपको पता लगा 15% आ गया, 20%, तो आप धीमे धीमे, तो आपकी स्टडी की हैबिट पड़ रही है। तो आप कोशिश कर लें कि अंग्रेजी वाले को पहले पढ़ लें, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप क्या करें, अब इतना करने के बाद तीसरा स्टेप, जो भी आप लिख सकते हैं, बहुत शॉर्ट, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस में जो भी आप लिख सकते हैं, लिखने की कोशिश करें। जैसे एक आदमी अपने बारे में ही 5 सेंटेंस लिखे, तो आज वो 5 लिख रहा है। माता जी के बारे में 10 लिख सकता है, 15 लिख सकता है, फिर डेवलप होती चली जाएगी। मैंने भी जो आपको एग्जांपल दिया था कि एक बच्चा शुरू में माँ 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 बोलता है, फिर माँ भी बोलता है, पिता भी बोलता है, दादा भी बोलता है, 2-2 शब्द वाले बोलता है, फिर थोड़े थोड़े और बोलता है, फिर लाइनें बोलता जाता है, और हम और आप ऐसे ही डेवलप हुए। तो ऐसे करिएगा। तो ये तरीके हैं। दूसरा, यही वो समय है जब आपको सिलेक्शन लेना है। यही समय है कि जब आपको अच्छा लगता है, ज़्यादा समय हम दोस्तों के साथ गुजारें, इधर उधर जाएं आएँ, तो समय तो वही है। तो आपको तय करना है, प्रायोरिटी करनी है तय कि नहीं मुझे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन मानना पड़ेगा कि ठीक है मैं ये काम कर लूँ तो इतना आपको अपना, मैं घूमने जाऊँगा, घूमने जाऊँगी, तो ये तय कर लें। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, अब समय तो वही है। जैसे मान लो आप मोबाइल पे एक बार मोबाइल उठाओ तो मन करता है चलो ठीक है उससे बात कर लेता हूँ, फ़ोन कर लेता हूँ, व्हाट्सएप कर लेता हूँ, तो ये इस पे आपको सीमित करना पड़ेगा। और नेक्स्ट ये बात है कि आप कोशिश करें कि आपके पास सेपरेट रूम हो जहां आप पढ़ना चाहते हैं। अब रूम शेयरिंग में बड़ी समस्या आती है। रूम शेयरिंग में चूँकि हो सकता है कि आपको ना आती हो, मैं जब पढ़ता था मुझे आती थी, तो मैं किसी के साथ रूम शेयर करके मेरे को पढ़ने में दिक्कत आती थी। मेरा तो अपने कमरे में बैठ गया और मैं अपना काम कर रहा हूँ, याद करना है तो याद कर रहा हूँ, बोल बोल के पढ़ना है तो मैं बोल बोल के पढ़ रहा हूँ, और वैसे ही पढ़ना है तो वैसे ही पढ़ रहा हूँ। मैं अपने कमरे में फ्री होना चाहिए। तो आपके पास एक रूम ज़रूरी है। आप अपने घर पर रहते हैं तो आपके पास एक रूम ज़रूरी है। आप रूम लेकर रहते हैं तो भी आपके पास एक रूम ज़रूरी है जिसमें आप बिल्कुल फ्री हैं, आप वहाँ पढ़ते हैं। तो रूम में आपकी सेटिंग ये होनी चाहिए कि जो किताबें हैं, जो कपड़े हैं, जो हर चीज़ व्यवस्थित हों। आपके यदि कमरा अव्यवस्थित है तो आप याद नहीं कर पाएंगे। आप कंसेप्ट सोचो कि अव्यवस्थित कमरे की वजह से हम याद नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, दिमाग कन्फ्यूज़ होता है। जितनी चीज़ें सिस्टमेटिक रखी हुई होती हैं उतना ही उसे एनर्जी वेस्ट नहीं करनी होती। जब इधर से उधर होती हैं तो बार बार वो एनर्जी वेस्ट कर रहा होता है। और वो आप देखो, एक दिन करके देखना सर होता है हाँ। कि आप एक दिन बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा व्यवस्थित कमरा और उसमें आप पढ़िएगा, और एक दिन उसमें सब गंदा संदा और वैसा ही हो रहा है, तो उसमें पढ़िएगा तो आपको अंतर महसूस आ जाएगा। तो ये आप ज़रूर करें। हमारा सेपरेट रूम हो उसमें, और इतना साफ़ सुथरा होना चाहिए कि मन लगे। सबसे पहली सफाई ज़रूरी है। तो ये आपकी मेमोरी को बढ़ाएगा। दूसरा, कहीं ना कहीं ऐसा काम करिएगा कि कुछ ऐसी औषधियाँ हैं, औषधियाँ क्या, पेड़ पौधे हैं जिनसे औषधि बनी हुई है जो हमारी मेमोरी को एनहेंस करती हैं। तो जैसे मेधावटी आती है, शंखपुष्पी आती है, इसका उपयोग कर सकते हैं। वो आपको सिर्फ गहरी नींद दिलाती हैं। गहरी नींद आती है तो आपकी मेमोरी स्वतः बढ़ जाती है। तो ये आप कर सकते हैं, मेधावटी का प्रयोग कर सकते हैं। सब जगह सभी विभिन्न ब्रांडों की आती है, एक गोली खा ली डेली। तीसरा कि आपके जो सुबह के भोजन में, नाश्ते में कुछ अंकुरित ये सारे चीज़ें, प्रोटीन वगैरह ज़्यादा हो, ज़्यादा अच्छे से करें। तो ये आपके पास खाने का होना चाहिए। लेकिन सिर्फ ये खाने का नहीं, उससे पहले आपके मस्तिष्क को खूब सारी ऑक्सीजन मिले। तो आप ऐसा कोई काम कर सकते हैं, जैसे श्वास क्रिया कर सकते हैं। बहुत तेज़ी से श्वास फेंके, शरीर अपने आप खींच लेगा, और थोड़ी देर बैठ जाएं। तो ऐसा करने से भी आपके मस्तिष्क को खूब सारी ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो उससे भी आपकी मेमोरी एनहेंस होगी। फिर नेक्स्ट काम ये कर सकते हैं
कि जब भी कुछ नहीं है तो एक बहुत छोटा सा काम हो सकता है कि आप बाथरूम में गए स्नान करने, तो स्नान करने में आपने 15 मिनट 20 मिनट लगाए, तो आप कंसंट्रेट करिए कि चलो मैंने पानी अपने ऊपर डाल लिया, ये आप कंसंट्रेट करना शुरू करिए। हर काम को कहिए चलो मैंने यहाँ से ये पेन ये इधर उठा के रख दिया, हर समय नहीं हो पाएगा ये, उससे तो आप थोड़ी देर में विचलित हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्षण करके देखिए आप कि ये मैंने मग्घा ले लिया, मैं कपड़े पे साबुन लगा रहा हूँ, मतलब बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं विचारों में आने की कोशिश करिए, तो आपकी मेमोरी फिर एनहेंस हो जाएगी। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप अपनी मेमोरी को एनहेंस कर सकते हैं। और सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर सकें तो बहुत बढ़िया बात। स्नान नहीं हो पाता है तो कम से कम सूर्योदय से पहले थोड़ा सा, जब ऑक्सीजन की मात्रा तेज़ी से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं पेड़ पौधे, सुबह वो ऑक्सीजन देते हैं, तो जब शुरुआत हो रही होती है ऑक्सीजन फेंकने की, तो वो समय है जब सूर्य निकलने वाला है, और वो उस समय आप थोड़ा सा, कुछ नहीं है तो 1000 कदम चल के आ जाइए, उससे आपकी मेमोरी और बढ़ जाएगी। तो इस तरह आप अपनी मेमोरी को एनहेंस कर सकते हैं, और मेमोरी एनहेंस करेंगे तो वो वाला जो पार्ट है जिसकी वजह से सिलेक्शन के लिए जो बैरियर है वो अपने आप सही हो जाएगा। और हैंडराइटिंग के लिए आप, हिंदी की हैंडराइटिंग ख़राब है तो डेली लिखिए, और किसी की दूसरे की कॉपी ले लीजिए, उसके सुंदर अक्षरों को बार बार देखिए, उसको देख देख के लिखिए थोड़ा देर, तो आपका हैंडराइटिंग स्वतः सुंदर हो जाएगा। जब सुंदर हैंडराइटिंग हो जाएगा, शुरू में धीमी लिखिए, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, और हैंडराइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। आपको ध्यान आ रहा होगा, पहले हम बचपन में, हो सकता है आपने नहीं लिखा हो, मैंने तो लिखा है, स्वलेख लिखते थे, तो वो सुलेख लिखने वाली जो परंपरा थी वो इसीलिए थी कि हमारा हैंडराइटिंग साफ हो। आजकल स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं कि पता नहीं एक से ऊपर नीचे जा रहा है और वो समझ में नहीं आ रहा है। अब जब समझ में ही नहीं आएगी कोई चीज़ तो आपको मार्क्स कैसे देगा? मार्क्स तो तभी मिलेंगे ना जब समझ में आएगी। तो वो डेली करिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इन्हें करिए, इससे आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी। और 30वें दिन तक आपका रिवीजन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, 15 दिन तक आप पहुंचिए। 15वें दिन तक का कंसेप्ट आप बनाइए, और बनाने के बाद देखना 1-2 महीने करके देखो इसको, तो आपको कितना लाभ होता है कितना नहीं होता है। मेरे लिए तो ये सारा का सारा किया हुआ है। और दूसरी क्या है कि ये जो बातें मैंने बताई कि कितने दिन पर भूलता है, ये साइंटिस्ट की रिसर्च है, मेरी नहीं है। उन्होंने देखा बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रैक्टिकल करके कि कितने दिन में कितना भूलता है मस्तिष्क, उन्होंने देखा। ठीक है ना। फिर किसी अन्य दिन और बताएंगे आपको कि किस तरह आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। आज इतना ही, ठीक है।